नमस्कार दोस्तों, स्टडी मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूर्व के प्रश्न। और यहाँ से हम लोग देखने का मतलब ये है कि करंट में भी कुछ स्टैटिक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई योजना कब शुरू हुई तो उसको तो बार बार वो उसी डेट से पूछा जाएगा। और कहने का मतलब कि इसको देखने से ये फायदा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी कैसे प्रश्न पूछ रहा है ये भी मालूम चलेगा। अभी देखिए कितना बेहतरीन जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है। तो हम लोग देखेंगे ऑपरेशन और अभियान। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की थी? तो ये अगस्त 2019 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये हमेशा जब भी पूछा जाएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई तो अगस्त 2019। अब करंट ठीक है कि हाल साल का पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ हाल साल का पूछा जाता है। अब जो 2018 में फीफा हुआ था तो 2018 का तो उसको पूछेगा ना। उसी प्रकार से जो योजनाएं होती हैं वो दशकों तक पूछी जाती हैं। दशकों तक का मतलब वो समझिए कि बहुत लंबे समय तक पूछी जाती हैं। तो हाँ, इतना आप समझदार हैं कि समझ जाएं कि कौन सी योजना पूछने लायक है, कौन सी नहीं पूछने लायक है, सब तो और मैं बताऊंगा भी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अब देखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस 29 अगस्त से ही जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को देखिए, याद हो जाएगा आपको। और ये भी है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया था मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यान आधा ध रहेगा, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। तो याद रखिए कि 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट अब एकदम याद रहेगा आप सबको। ये तो याद ही हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, तो उसी से जोड़ लीजिए 29 अगस्त 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि पासेक्स 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है। तो ये एकदम सही है। अब आपको पासेक्स जब भी पूछेगा तो ये आपको मालूम हो कि पासेक्स किसके किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और ये नौसैनिक अभ्यास है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कारपेट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। तो ये सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है मैं आपको बताता हूँ अभी। कारपेट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश, कारपेट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो इस तरह से इसको भी देख लीजिए। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच हो गया। और चलिए आगे चलते हैं। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2018 तीन देशों भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। तो मालाबार जो अभ्यास हो गया और कैसा नौसेना अभ्यास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सभी जो है आपको फ्यूचर में काम आएंगे। और जो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये आपका मन से भ्रम दूर हो जा रहा है कि हाँ ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो इससे रिलेट करके जब देखा जाएगा तो अच्छा आउटपुट निकलेगा। तो मालाबार हो गया, इंद्र हो गया और कारपेट हो गया। देखिए कारपेट, ये चीज़ें देखने में आसान लग रही हैं लेकिन जब परीक्षा में पूछता है तो काम गड़बड़ होता है, क्योंकि आसपास वाले विकल्प रहते हैं। और पासेक्स भारत और इंडोनेशिया हो गया। कारपेट जो है समन्वित गश्ती भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक वार्षिक अभ्यास है। उत्तरी बंगाल खाड़ी में किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड के साथ भी नियमित रूप से समन्वित गश्ती का संचालन करते। शेष विकल्प जो है नियमित रूप से इनके साथ भी करती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है, बताइए। ये करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन देख लें, न जाने कब कौन सी बात पूछ ले। तो ऑपरेशन संकट मोचन जो है दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। युद्ध पीड़ित दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन नाम दिया गया था। 600 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए मदद दी गई, ठीक है ना। तो दक्षिणी सूडान से, और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या बताइए, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अखिलेश जी थे। तो ये था कौन सा अभियान बताइए, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान था। चलिए आगे चलते हैं। द्वारा चलाए गए क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के अंतर्गत 10 लाख पौधों को प्रदेश के 10 शहरों में 8 घंटे के भीतर रोपित किया गया था। 10 लाख पौधे 8 घंटे के भीतर। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करते। एक स्थान पर सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्र करने, सबसे बड़े स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थल पर सबसे बड़े चित्रकला कार्यक्रम की योजना के लिए प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने अपना गिनीज बुक ऑफ। तो जो प्रयाग मेला हुआ था उसमें क्या होता है, एक स्थान पर सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्र करने, सबसे बड़े स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थल पर बड़े चित्रकला कार्यक्रम, पूरा इलाहाबाद में पेंटिंग की गई थी। कार्यक्रम के आयोजन के साथ प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। तो अखिलेश भैया क्लीन यूपी ग्रीन यूपी पौधा लगवा दिए। और इसके बाद योगी जी और किए हैं, योगी जी दीप जलाने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में जलाए दर्ज कराए हैं। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया। अब ये बताइए, स्वच्छ भारत अभियान बरसों बरसों तक पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा ना कब हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के अवसर पर, 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आम साफ सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम शुभारंभ दिल्ली में राजपथ पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले में शौच से मुक्त कराना है। इसका उद्देश्य क्या था, 2019 तक जो है भारत को खुले में शौच से, भैया रोड रोड पर खेत में मैदान मत करिए, ठीक है, इसी से मुक्ति कराना है। सभी लोग शौचालय का प्रयोग करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों, रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया, बताइए। नेपाल भूकंप त्रासदी जो आई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, लेकिन ये ऑपरेशन मैत्री। इसको देखिए कि कैसे कैसे पूछ रहा है, इस पर हो सके आप ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन एक बार देखने में कोई नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही होगा। और फायदा किस प्रकार से होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। कम से कम ये आपको मालूम चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आपको फोकस करने में जब आप करंट पढ़ेंगे तो हेल्प मिलेगी। और यहाँ से मिल भी रहा है करंट, और स्टैटिक प्रकार के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो ये जो है ऑपरेशन मैत्री द्वारा नेपाल में भूकंप त्रासदी जो आई थी 2015 में, उसमें बचाव कार्य चलाया गया था भारत के द्वारा, भारत चलाया था, ठीक ना, ऑपरेशन मैत्री।
किन देशों के बीच कॉर्पोरेट एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाता है? बताइए, पूछ लिया ना। इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। तो ये जो होगा भारत और इंडोनेशिया। तो जैसे भारत जो है बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ, इन सब के साथ ये कॉर्पोरेट करता है। तो इसमें जो है देख रहे हैं कि जो जो विकल्प हम लोग बता रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों में से कोई भी नहीं दिया हुआ है, और एक इंडोनेशिया भी है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा डी। चलिए आइए देखिए, दिए गए विकल्पों में भारत और इंडोनेशिया के मध्य कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसके अलावा भारत जो है बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के साथ भी यह अभ्यास किया जाता है। ठीक है ना? तो ये माना था और ये सही भी होगा। नहीं नहीं, ये जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। देख रहे हैं कि डी आंसर दिया है। तो भारत जो है कॉर्पोरेट अभ्यास जो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड के साथ करता है, जो भी विकल्प रहे उसको सही काउंट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, आयोग और समिति देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक एक आयोग की शुरुआत की है? तो भैया देखा जाता है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा कमाने लगते हैं 2 पैसे, तो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो उसी के लिए असम सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक योजना की शुरुआत किया था असम सरकार। चलिए आइए देखते हैं। फरवरी 19 में असम राज्य सरकार के कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के अभिभावक जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व एवं निगरानी मापदंड यानी प्रणाम, उसका इसका फुल फॉर्म क्या होगा इसको भी याद रखिए, समय तक पूछा जाएगा। अभी 21 और 19 में बहुत अंतर नहीं है। द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग आयोग का प्रारंभ किया गया। तो असम सरकार याद रखिए, प्रणाम स्कीम याद करिए, वृद्ध माता पिता की देखभाल। सरकार कह रही कि आप अपने माता पिता की देखभाल करिए, नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्य के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो जीएसटी, बताइए, जीएसटी पर जो समिति बनी थी उस पर किसको अधिकार प्राप्त मंत्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये अमित मित्रा। अमित मित्रा कौन थे बताइए? अमित मित्रा जो थे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को नियुक्त किया गया था। उन्होंने के एम मणि का स्थान ग्रहण किया। के एम मणि का स्थान ग्रहण किया, के एम मणि के स्थान पर उनको बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। बताइए, ये जो उस समय के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, बताइए। तो सीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था डीके सिकरी थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। जब ज़्यादा समय देने लायक प्रश्न आएगा, प्रश्न काल में भारतीय देवेंद्र कुमार सिकरी थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की विशृंखला सुगम पहुंच तक सुनिश्चित करना। वर्तमान में के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, तो 18 में अशोक कुमार गुप्ता थे। अभी जो है हमें लगता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है चेंज हुए हैं, उनको देखा जाएगा। तो ये है कि देखिए कि सीसीआई का अध्यक्ष भी पूछ रहा है, इससे ये अनुमान लगाइए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, बताइए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। ये अशोक कुमार माथुर। वेतन आयोग, वित्त आयोग तो लोग याद रखते हैं, लेकिन वेतन आयोग लोग को याद नहीं रहता है, और ये पूछ लेगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। चलिए आगे चलते हैं। ने इनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया। तो 7वां वेतन आयोग जो आप सभी लोग पा रहे हैं, नहीं अभी 6वां लागू हुआ है, 7वां अभी लागू होना है, ठीक है ना। अशोक कुमार माथुर 7वां 8वां, यानी 7वां लागू हो गया, 7वां लागू हो गया, 7th लागू हो गया, अब 8th लागू होगा आगे भविष्य में। अशोक कुमार माथुर थे। अब देखिए सम्मेलन और समारोह। सम्मेलन और समारोह में क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन द्वारा किस स्थान पर करने वाली है, तो ये जो है मानेसर। देखिए अभी करंट से नहीं, इसीलिए इसको नहीं थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा न्यूजेन शिखर सम्मेलन इतने के मध्य मानेसर हरियाणा में किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा बस। अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन जो मुंबई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको ये याद करना है, 23 से 25 सितंबर 2020 के मध्य इसके 15वें संस्करण का आयोजन मुंबई में संपन्न हुआ। 15वें संस्करण का आयोजन भी मुंबई में हुआ है, ये हमको याद करना है, ठीक ना। अन्नपूर्णा वर्ल्ड फूड इंडिया, वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया, ठीक है, इसका 15वें संस्करण का आयोजन 2020 में कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला, अब ये पहला स्टैटिक प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, पहला जो है ग्लोबल मोबिलिटी सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और ये आज से 20 वर्ष बाद भी पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा। जैसे आज तक हम लोग एशियान सार्क के पहला आयोजन समिट और ये स्थापना कब हुई थी सब पढ़ते रहते हैं, तो ये बहुत ग्लोबल मोबिलिटी समिट जो है बहुत एक अच्छा सम्मेलन था। तो इसका पहला आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पहला ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन से सरकार के लक्ष्यों, बिजली से चलने वाले वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकरण तथा रोजगार के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ग्लोबल मोबिलिटी सम्मेलन पहला नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की है। तो अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि वर्तमान में 18वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम को, जो 18वीं तो हो गया, लेकिन हम लोग वर्तमान की भी देखेंगे। तो चलिए, जो 18वीं हुई थी ये अजरबैजान में हुई थी, ठीक है ना, अजरबैजान में हुई थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमको अभी जो लेटेस्ट हुई होगी उसको देखना होगा, ठीक है। इससे ये समझ लीजिए कि आपको नाम का जो सम्मेलन जो जहाँ हुआ है उसको आपको देख लेना है। ये उस समय सुषमा स्वराज जी गई थी, अब सुषमा स्वराज इस दुनिया में नहीं रही। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, बताइए। अब देख रहे हैं इस 16 में पूछा है क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था।
1 2 3 4 ये कूट दिया है, फिर यहाँ से आपका ऑप्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर जो है कूट दिया है, कूट, और यहाँ से देखिए हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए। तो इसमें जो है केवल 4 सही है। 2010 वाशिंगटन में, 2012 लंदन में, 2014 सैन फ्रांसिस्को में। चौथा सही है, और चौथा सही के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आपसे क्या क्या पूछ लिया है, ये तो 16 में पूछा है, पूछ लिया है कि 2010 में वाशिंगटन में हुआ था, 2012 में लंदन में हुआ था, 2014 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो पीछे का भी पूछ लेता है भैया, कुछ भी पूछ लेता है, इतना घबराइए मत, ठीक है ना। इसको देखते रहिए, समझते रहिए। प्रथम क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2010 में वाशिंगटन डीसी में किया गया था, प्रथम हो गया। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग ग्लोबल मोबिलिटी सम्मेलन देखे हैं, तो उसी प्रकार से एनर्जी मिनिस्ट्रियल हो गया 2010। द्वितीय का सम्मेलन 2011 में अबू धाबी में, तृतीय का लंदन में 12 में, तो 10 11 12, और चतुर्थ जो हो गया 13 में नई दिल्ली भारत में, पांचवी जो 14 में सियोल कोरिया, छठवीं जो 15 मेरिडा युकाटन मैक्सिको, एवं सातवीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16 में संपन्न हुआ, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया इस प्रकार प्रश्न का इसे हो जाए। देखिए 2020 में चिली में वर्चुअल रूप से आयोजित हुई, इसको देखना होगा। 2020 में चिली में वर्चुअल रूप से आयोजित हुई, और 19 में वैंकूवर कनाडा, इसको तो आप देखेंगे ना। 10वीं जो थी वैंकूवर कनाडा, और 11वीं जो है, तो देखिए आपको यहाँ से मिल गया कि 11वीं कहाँ होगी, हुई थी 2020 में चिली में वर्चुअल रूप से हुई थी, और 10वीं हुई थी कनाडा में। और प्रथम प्रथम देख लीजिए, प्रथम मत भूलिए, प्रथम वाशिंगटन डीसी में 2010 में हुई थी। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई, जिसका मुझे डर था वही बात हो गई, बताइए। सार्क और एशियान को बने आज वर्षों बीत गए, और पूछा ना, तो उसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपसे पूछेगा। ग्लोबल एनर्जी 2010 वाशिंगटन डीसी, अभी जो लेटेस्ट 2020 चिली में हो गया, उसी प्रकार से सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, फटाफट आंसर करिए दोस्तों। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसका ऑपरेशन भी कर दिया जाएगा। सार्क की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो ढाका बांग्लादेश हो गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का सदस्य भारत है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा, एशियान का नहीं है। की विधिवत घोषणा 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में 7 देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में की गई। इस सम्मेलन में सार्क दक्षेश के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया, परंतु 19 में कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित था, जो बाद में रद्द कर दिया गया। दक्षिण से 20वीं बैठक कहाँ हुई है, इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। तो सार्क की स्थापना 1985 याद रखेंगे। और मैं देखा था एक परीक्षा में ये भी पूछ लिया था भैया, दिसंबर सितंबर भी बना दिया था उसी में। तो 8 दिसंबर 1985, 1985 करके दिसंबर सितंबर 8 कैसे करके भी ऑप्शन बना दिया था, और काम हो गया था गड़बड़। तो 19 में हुआ, प्रस्तावित था श्रीलंका कोलंबो, और 20 में इस्लामाबाद, और 7 देशों के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अफ्रीका के किस देश में भारत ने प्रथम भारत अफ्रीकी आईसीटी एक्सपो 2015 का आयोजन किया? तो ये जो देखिए 2015 की बात है, इसको हम लोग बस देख लेते हैं, केन्या में हुआ था। अभी जो देखिए ये क्या कह रहा है, इसका पांचवा आयोजन भी 2019 में किंगाली जो है रवांडा देश में 5-6 अगस्त के मध्य किया गया था। तो अभी हाल साल में 19 में किंगाली रवांडा में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली पुस्तक मेला 2015 का 21वां संस्करण की क्या थीम थी? तो इसका मतलब कि ये भी पूछेगा भैया, याद रखिए, ठीक है ना। हमको ये देखना है कि इससे क्या क्या पूछ सकता है, और जो कुछ स्टैटिक प्रकार को उसको भी देख लेना है। तो यहाँ से कौशल विकास इसका थीम था, और वो अभी वर्तमान में तो नहीं पूछेगा। देखिए हमको ये चीज़ चाहिए। 2020 के 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का मुख्य विषय था गांधी लेखकों के लेखक। गांधी लेखकों के लेखक, गांधी द राइटर्स राइटर। तो दिल्ली पुस्तक मेला जो 2020 में 28वां संस्करण हुआ था, उसका थीम था, मुख्य विषय, थीम का माने होता मुख्य विषय, गांधी द राइटर। ये चीज हमको याद करना है, ठीक है ना। अब अद्यतन सामान्य अब विविध आ गया, चलिए इसको देखते हैं अभी हम लोग। देखिए दोस्तों, ये सामान्य जो करंट अफेयर्स है उसका विविध है। इसमें से हम लोग देखेंगे लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई के एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है, ठीक है ना। इस इकाई का नाम क्या है? तमिलनाडु लक्ष्मी विलास बैंक का जिसके साथ विलय हुआ है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस पर ज़्यादा न इस पर तो लक्ष्मी विलास बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय हुआ है, जिसे अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा बैंक बताइए, पूछ लिया, फटाफट आंसर करिए। तीसरा बड़ा बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुल भारतीय बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और पूर्ण अंक प्रदान किया था। गलत पूछा होगा तो पूर्ण अंक प्रदान करेगा। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए साझेदारी की है? रिलायंस म्यूचुअल फंड मुकेश अंबानी जी की आवाज आधारित वित्तीय लेन देन हेतु लेन देन शुरू करने के लिए समझौता किया, किसके साथ किया बताइए फटाफट? गूगल के साथ। देखिए 2019 का है, बहुत पुराना नहीं है, ये पूछ सकता है, आपको जानकारी भी जरूरी है। रिलायंस एक ध्वनि आधारित वॉइस बेस्ड म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन गूगल इंटरनेट सर्च इंजन इस साझेदारी के उपकरण से बोल या सुनकर लेन देन कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये किन के लिए काम करेगा? जो लोग मान ली कि अंधे हैं, बोल सकते हैं, उनके लिए सब काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी धनराशि में चैटबोट बनाने वाली स्टार्टअप फर्म हैप्टिक का अधिग्रहण किया? चैटबोट बनाने वाली स्टार्टअप फर्म हैप्टिक का अधिग्रहण किया, कौन? रिलायंस जियो। तो ये उस समय की बात है, पहले ये जानिए कि रिलायंस भाई चैटबोट हैप्टिक का अधिग्रहण कर लिया। अब कितने में किया? अब आ गया प्रश्न, तो देख लेते हैं। उत्तर भी हमारे सामने है ही, 700 करोड़। रिलायंस जियो ने 700 करोड़ रुपए की धनराशि देकर चैटबोट कंपनी हैप्टिक का अधिग्रहण किया। हैप्टिक एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
बिजनेस चैटबॉट है जो उपभोक्ताओं की समस्या का जवाब देता है, ठीक है ना, उपभोक्ताओं की समस्या का जवाब देता है, हैप्टिक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रेडियो ऐप टिक टाक का स्वामित्व रखती है? वीडियो ऐप, भैया टिक टिक टाक का मालिक कौन था बताइए। तो ये प्रश्न पूछा था तो बच्चे भौचक्का होगा, सभी लोग टिक टाक चलाते थे लेकिन उसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी का नाम नहीं आता, तो ये था बाइट डांस, बाइट डांस नाम था इसका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। टिक टाक एक इंटरनेट आधारित डिजिटल एप्लीकेशन है जो वीडियो के छोटे क्लिप बनाने और सार्वजनिक तौर पर साझा करने के लिए उपयोग होता है। इसको बाइट डांस नामक कंपनी ने विकसित किया है, बाइट डांस नामक कंपनी ने विकसित किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को सम्बोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार, बताइए भैया, 2019 में पूछ रहा है ना, लेकिन मन की बात पहली बार कब हुआ था ये आपसे पूछ लिया, बताइए। तो ये जो है पहली बार जो है अक्टूबर 2014 में हुआ था, अक्टूबर 2014 में। तो देखिए ये तो स्टैटिक प्रकार का क्वेश्चन हो ही गया। अभी भी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। मन की बात के माध्यम से प्रथम बार 3 अक्टूबर 2014 को राष्ट्र को संबोधित किया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा कायाकल्प विकास मंत्रालय पेयजल स्वच्छता में विलय करके एक नया मंत्रालय बनाया है। विलय के परिणाम स्वरूप जो नया मंत्रालय बना उसका नाम क्या है बताइए। इन सभी मंत्रालयों का विलय करके एक नया मंत्रालय बनाया है, तो उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके एक नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया और गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर भाजपा के सांसद, इसके पहले वे कृषि और कल्याण राज्य मंत्री थे। तो पहले जल शक्ति मंत्री कौन हो गए? गजेंद्र सिंह शेखावत। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान क्या था बताइए। भारत का स्थान पूछा है भैया 2019 में, तो 2019 में कितना था भारत का स्थान? 43वां था, और 2020 में भी 43वां है। ये तो 2019 और 20 दोनों का हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान 43वां है, जबकि 18 में 44वां था। 20 में भी भारत का स्थान क्या है? 43 है। तो 19 और 20 इसमें इसकी रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। ये देखा जाता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा कंपटीशन है या कंपटिटिव है दूसरे देशों के तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 निगरानी टिप्पणी के अनुसार भारत में भारत की अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो ये 19 की बात पूछ रहा है आपको, तो इसमें जो था 7.3% आंसर था, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद? 7.3%। अब जो यहाँ पर देख लीजिए दोबारा तैयार। G20 निगरानी के अनुसार 19 में इतने परसेंट थी, 2020 में 7.5% रहने की उम्मीद जताई है, ठीक है ना। 2020 में 7.5%। और आगे चलते हैं। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था, तो ये दोनों में निकाला है, ठीक ना।
21 के लिए। तो 2020 के लिए क्या निकाला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 10.3%, 2021 में 8.8% अनुमानित किया है। ठीक है ना, इसको देखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, इससे यही सीखिए कम से कम ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जुलाई 19 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना आदान प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ईस्ट कोस्टल रेलवे, बताइए। ईस्ट कोस्टल रेलवे जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, इकोर यात्रा। इकोर यात्रा जो है रेलवे का ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इकोर यात्रा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस प्रश्न को देख करके लड़के भौचक्का रह गए थे, भाई कितना ऐप याद करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसको अगले में कंप्लीट कर दिया। चलिए तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से पढ़ाई में लगे रहिए। चलिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।